आज से आगे का रिवीजन करते हैं बच्चों। कल मैंने आप लोगों को NFIA तक रिवाइज करा दिया था। कहाँ तक रिवाइज करा दिया था? आगे थोड़ा सा रिवीजन, 4-5 कंसेप्ट और बचे हैं, वो रिवाइज करते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल रिवाइज करेंगे। सामने देखिएगा जरा, ये बराबर आ रहा है? देखो कंसेप्ट नंबर 15 मैंने मार्क किया था, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोग स्टॉक एंड फ्लो की बात, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात, NFIA की बात, डेप्रीसिएशन की बात, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी का डेफिनेशन, सिटीजन और रेसिडेंट में क्या फर्क है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फिर फाइनल गुड्स के अंदर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, लीकेज क्या है, इंजंक्शन क्या है, ठीक है, ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। इस तरह की छोटी बड़ी मिलाकर 14 कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। आई होप आपको भी याद हो रहा होगा, रिवीजन आपका है, बार बार याद दिलाता हूं आपको, घर पे पढ़ते हो एक बार और। बोलने में क्या जा रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट का रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनना। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी माल है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो आता है जीडीपी में। किस में आता है? जीडीपी में। अब इसी जीडीपी में अगर मैं NFIA जोड़ दूं, मतलब जो चीज हमने इंडिया के बाहर से इनकम कमाई है वो भी जोड़ दूं, तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो डोमेस्टिक और नेशनल में बेसिकली डिफरेंस क्या है NFIA का? कोई पूछे कि जीडीपी और GNP, जी तो ऐसे ही ठोक में लगा दो, इसके आगे भले जी लगा दो या दोनों के आगे क्या लगा दो, N लगा दो, NDP कर लो तो नेट हो जाएगा। तो जी और N लगाने से बस डेप्रिसिएशन का फर्क आएगा। बाकी मेन है कि मैं आपसे पूछूं नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क क्या है, तो आप बोलोगे NFIA। क्या बोलोगे? तो बोलो मेरे साथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी। National product is the sum of final goods and services produced in the domestic territory of a economy and factor income earned from abroad। बन गया? तो भैया जब मैं GDP पूछूं तो मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने माल बनाया, GNP बोलूं तो जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में माल बनाया है प्लस NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सुन रहे हो बच्चों बराबर? ठीक है, तो ये जीडीपी और जीएनपी। अगला डिफरेंस भी यही दे रखा है कि इसके अंदर जो इंडिया ने अर्न करा है और फॉरेनर्स ने अर्न किया सब आएगा, क्योंकि आप हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हो तो जो आपने इंडिया में अर्न किया हो वो सब जीडीपी में आएगा, भले आप इंडियन हो कि फॉरेनर हो। जैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, मैकडोनल्ड की ब्रांच इंडिया में है तो क्या वो पैसा जीडीपी में आएगा? आएगा। ठीक है, मैकडोनल्ड की ब्रांच इंडिया में है, क्या वो जीडीपी में आएगा? बिल्कुल आएगा। अब टाटा मोटर्स की एक ब्रांच यूएसए में है तो क्या वो पैसा जीडीपी में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्रांच यूएसए में है। लेकिन वो पैसा क्या जीएनपी में आएगा? हाँ, क्योंकि टाटा मोटर्स कहाँ का है? इंडिया का है। तो याद रखना, हम बराबर सुन लेना, उस समय भी बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी फर्स्ट टाइम पढ़ाते वक्त, ध्यान से सुनना। मैं इंडिया में रहकर इंडिया से जो कमाऊं और इंडिया के बाहर से भी जो कमाऊं वो जीएनपी में आएगा, और मैं इंडिया में रहकर इंडिया से जो कमाऊं वो जीडीपी में आएगा, और कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया से कुछ कमाता है तो वो भी जीडीपी में आएगा। तो भैया भारत की जमीन पर आप एक पैसा भी अर्न कर रहे हो तो वो जीडीपी में आएगा। आप कहां से बिलोंग करते हो हार्डली मैटर्स। बोलो, आप कहां से बिलोंग करते हो हार्डली मैटर्स। फिर बोलो, आप कहां से बिलोंग करते हो हार्डली मैटर्स। अगर आप भारत की जमीन पे काम कर रहे हो तो आप किस में आओगे? इसके क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका हर बार सही जाएगा। आप बस कंसेप्ट के ऊपर अड़े रहना, इंडिया में कराए ना काम बस। अब वो बोलेगा कि भैया ये फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी फॉरेन में ही रजिस्टर है, जानबूझ के बोलेगा सिर्फ ब्रांच इंडिया में है, ऐसे करके परेशान करेगा। अरे ब्रांच तो इंडिया में है ना, खत्म बात। इंडिया में काम कर रहे हो तो वो किस में आएगा? जीडीपी। बढ़ो आगे बढ़ू, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर ये एक टेरिटरी कंसेप्ट है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जीडीपी का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? टेरिटरी से। हम हर इनकम को जीडीपी में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप हमारी टेरिटरी में आके काम कर रहे हो, आप हमारी टेरिटरी में आके काम कर रहे हो, तो हम इसको किस में ले रहे हैं? जीडीपी में। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसमें टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है।
मैं इंडिया में काम कर रहा हूं वो भी जीएनपी में आएगा, मैं इंडिया के बाहर भी काम कर रहा हूं वो भी जीएनपी में आएगा। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। और लास्ट, इसके अंदर एनएफआईए नहीं आता और इसमें एनएफआईए आता है। किस में नहीं आता एनएफआईए? जीडीपी। जीडीपी में एनएफआईए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फर्क ही ये है, दोनों का मेन फर्क ही ये है। अगला कंसेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसेप्ट नंबर 16 ये। अब इसमें देखो भैया, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ये पहले एक डब्बा बना रखा है और फिर पीछे रियल फ्लो वगैरह भी समझा रखा है। ये सब एक में ही आता है। दो इकोनॉमी में अगर हम ये माने कि दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। इसमें 4 सेक्टर भी होते हैं। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड आती है, फर्म आता है, फिर गवर्नमेंट आती है और फॉरेन क्या बोलते हैं, सॉरी, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड आता है। ठीक है, तो 4 सेक्टर आते हैं। लेकिन अभी हम माने कि 2 सेक्टर है, तो 2 सेक्टर में एक कौन है? हाउस होल्ड, और एक सेक्टर कौन है? फर्म एक सेक्टर है। बराबर से सुनना। अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सारा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, और फर्म क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करेगा ये इसको दे देगा, ये जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करेगा ये इसको दे देगा। अब ये उसके लिए क्या पे करेगा? प्राइस पे करेगा। ठीक है, तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा और ये उसके लिए प्राइस पे करेगा। क्या पे करेगा? प्राइस। अब इसके पास प्राइस पे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो भैया इसको माल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी। तो वो कौन देगा? हाउस होल्ड देगा। और बदले में ये इसको क्या देगा? लैंड के ऊपर रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। तो इसके पास जो रेंट से, वेजेस से, इंटरेस्ट से पैसा आएगा वो प्राइस के रूप में इसको दे देगा। तो ये एक छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं ये कि इकोनॉमी में पैसे का आदान प्रदान कैसे होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो कैसे बनता है। पहले हम फर्म से ही पैसे लेते हैं क्योंकि हम उनके यहाँ लेबर बन के काम करते हैं, फिर वो पैसा हम उसी फर्म को दे देते हैं क्योंकि हम उस फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने हमें पैसे दिए, हमने उन्हें पैसे दिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें गवर्नमेंट आ जाती है तो टैक्स भी आ जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है तो इंपोर्ट भी आ जाता है, एक्सपोर्ट भी आ जाता है। लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि सिर्फ 2 ही सेक्टर है तो इसी तरीके से पैसा इधर से उधर होता है। अभी एग्जाम में कैसे आएगा सर? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाओ। तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, सही है क्या पिक्चर? चलो हाँ, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाओ, तो आप लैंग्वेज में समझाओगे इसको। डायग्राम इसका जरूर बनाना है, पूछे या ना पूछे ये डायग्राम जरूर बनाओगे आप लोग। एक इसका क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट वे में भी आता है। इनडायरेक्ट वे में कैसे आता है कि देखो मैंने इसके नीचे 4 तरह के फ्लो दे रखे हैं आपको। पहला रियल फ्लो, उसके बाद दे रखा होगा मैंने आपको मनी फ्लो। ठीक है, और उसी के 2 नाम है, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनडायरेक्ट कैसे आएगा कि बताओ ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो है कि नॉमिनल फ्लो है। हालांकि रियल को ही क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को क्या बोलते हैं? नॉमिनल। देखो पहले क्या होता था कि फर्म भी हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देते थे और हाउस होल्ड उन्हें क्या करते थे? लैंड, लेबर वगैरह दे देते थे, सर्विसेज दे देते थे। पैसे नहीं थे तब, इसे रियल फ्लो बोलते थे। कि भैया जैसे मैंने इसको पढ़ाया और इसने मेरे किसी रिलेटिव को पढ़ा दिया तो सर्विस के बदले में सर्विस दे दी, या फिर मैंने इसको पढ़ाया और इसकी कोई शॉप है कपड़ों की तो इसने मुझे वहां से कपड़े दे दिए। तो ये क्या हुआ? बार्टर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। पहले आपको बार्टर सिस्टम में पढ़ाया था, बरसों तक रियल फ्लो ही चलता था, मनी फ्लो। फिर जब पैसा आया तो क्या आने लगा? मनी फ्लो। तो देखो इनको डिफरेंस बिटवीन में समझा रखा है। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, एंड इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। यहाँ पैसे का फ्लो होता है किसमें? मनी फ्लो में। और रियल फ्लो में किसका फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। मैं तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा, तुम भी बदले में मुझे क्या दे देना? गुड्स एंड सर्विसेज। ये रियल फ्लो है।
रियल है इसीलिए इसको फिजिकल बोला जाता है। ये मनी फ्लो को और क्या बोला जाता है? नॉमिनल फ्लो। यहां सिर्फ पैसा आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, सर्विसेज आदान प्रदान नहीं हो रही है। नेक्स्ट, इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें एक्सचेंज होता है मनी का। इसमें डिफिकल्टी आ जाती है क्योंकि बार्टर सिस्टम है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती। इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और इसको नॉमिनल फ्लो। एकदम सरल भाषा में समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद का पूरा कटवा रखा था तुम्हें। कटवा क्यों रखा था तुम्हें? आप समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल था। एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ये सब चीजें अपन ने किस में पढ़ी है? प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो अब आ जाओ सीधे अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है, उसके बाद ये मेथड है, काटना नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल में है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अगला कंसेप्ट आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 18, प्रिकॉशंस। सामने देखो, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब कि नेशनल इनकम निकालते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, अभी हमने नेशनल इनकम हालांकि निकाली नहीं है। 3 मेथड है, उसको भी अभी रिवाइज करेंगे। याद तो है ही आपको, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो वो मेथड जब हम पढ़ते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, अब मैंने तुम्हें कह दिया, देखो इधर, देखो इधर, कि पहले दिन ही कह दिया कि जीडीपी का मतलब है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं उसकी फाइनल वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। एक लाइन में समझाना तो कितना आसान है। अब ये भारत जैसा विशाल देश है, इतने बड़े देश में इतनी सारी चीज़ें बनती होंगी, इतनी सारी चीज़ों को वैल्यूएशन करना, किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा। तो ये तो फिर भी आपके कोर्स के हिसाब से 5-6 प्रिकॉशंस है, बट और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है ताकि हमारा जीडीपी ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू ना हो जाए। तो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहला, वैल्यू एडेड मेथड में 6 प्रिकॉशंस दे रखी है, 5 सॉरी। पहला, हम लोग इसमें इंक्रीज इन स्टॉक को कंसीडर करेंगे। आपने देखा है वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? इसमें हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर साल के अंत में किसी के पास 1000 यूनिट बच गई और साल के शुरू में उसके बाद 200 यूनिट पहले से थी, तो हम 1000 में से 200 माइनस करके कितनी लेंगे? 800 लेंगे। रीजन कि भैया 200 तो पहले से पड़ी थी ना तेरे पास, तो वो यूनिट तो तेरे पास पहले से थी, तो तूने अभी इस साल जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी है वो तो 800 ही है, तो हमें तो प्रोडक्शन में कितनी लेनी चाहिए? 800। और 2000 यूनिट तूने सेल कर दी, तो जो सेल करी है वो भी तूने प्रोड्यूस ही करी होगी, तो तेरा प्रोडक्शन कितना हो गया? 2800। कितना हो गया? तो भैया पहली प्रिकॉशन क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक लेना है, सीधे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है। इसका फॉर्मूला ये भी तो बन सकता था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये नहीं है। कोई आपसे पूछे भैया कितनी यूनिट बेची? 2000, और अभी कितनी पड़ी हुई है तेरे पास? 1000। तो अच्छा तूने 3000 यूनिट बनाई? आंसर इज नो, मैंने 3000 यूनिट नहीं बनाई, क्योंकि ओपनिंग में ऑलरेडी मेरे पास 200 यूनिट थी, तो मैंने इस साल कितनी नहीं बनाई है और बेची कितनी है? तो प्रोडक्शन कितना है? लेकिन क्लोजिंग लेने से कितना आ जाता? तो प्रिकॉशन नंबर 1 क्या कहती है? क्लोजिंग मत लो, चेंज लो। बोलो बोलो, चेंज लो। चेंज मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इंक्रीज लो। नेक्स्ट प्रिकॉशन, सेल्फ कंजम्पशन जो होता है गुड्स का, अभी थ्योरी का जो टेस्ट लिया था उसमें दिया भी था ये मैंने। सेल्फ कंज्यूम गुड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर कोई किसान है वो 1000 किलो गेहूं अपने घर में रख लेता है और 9000 किलो गेहूं बेच देता है, तो 9000 किलो नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? और 1000 किलो आएगा नहीं आएगा? वो भी आएगा, क्योंकि जो वो घर में रख के खा गया वो भी प्रोड्यूस तो हुआ है। तो बोलो, सेल्फ कंज्यूम गुड्स is also included in national income at relevant market price। क्योंकि उसे किस प्राइस पे तो लेना पड़ेगा ना, किस प्राइस पे लूं। आज बेचा होता तो पता चल जाते पे बेचा है, उसे बेचा थोड़ी, उसे तो खाया है, तो उसे मार्केट प्राइस पे लेंगे। किस पे लेंगे? सुन रहा है गणेशम? तो 2 प्रिकॉशन हो गई। तीसरी प्रिकॉशन, इसमें हम लोग हाउस वाइफ की सर्विसेज नहीं लेते। किसकी सर्विसेज नहीं लेते? हाउस होल्ड की सर्विसेज, ठीक है। जैसे मैंने बता रखी है पहले भी ये बात कि आपकी मम्मी आपके लिए बहुत सारा काम करती है, घर का काम करती है, ठीक है,
खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हाउसवाइफ करती है। और आप भी बहुत सारे ऐसे काम करते हो, ठीक है, कि हाउस होल्ड काम, जैसे कोई बाजार से कोई सामान लेके आ गया, ये करा वो करा, तो सर्विसेज है ना, ये भी एक तरह की, तो इसको इंक्लूड क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? लेकिन हाँ, इसका अगर मॉनेटरी, जैसे अगर आपके घर पे मेड आ रही है, वो सारा घर का काम मेड कर रही है और आप मेड को 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे रहे हो, तो फिर वो नेशनल इनकम में आएगा, फिर वैल्यूएशन हो गया ना। अब सोचो, वही काम आपकी मम्मी कर रही थी, वही काम मेड कर रही है, तो मेड कर रही है तो नेशनल इनकम में आएगा, मम्मी कर रही है नहीं आएगा, क्योंकि मम्मी कर रही है तो उसका कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है, मेड कर रही है तो है। तीन बातों का ध्यान रखना है। चौथी प्रिकॉशन, सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम बिके थे तब वो नेशनल इनकम में आ चुके हैं, लेकिन उसका कमीशन लेना है। क्या लेना है? तो अगर मान लो आपने अभी शोरूम से कार खरीदी तो वो नेशनल इनकम में आ गया, अब वो सेकंड हैंड कार मैंने किसी को बेच दी तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि वो कार का वैल्यूएशन एक बार हो चुका है। और अपने यहाँ तो सब लोग सेकंड हैंड ही लेते ज़्यादातर, तो वो जब फर्स्ट हैंड में बिकती है तब उनका वैल्यूएशन हो जाता है। वो सेकंड हैंड में कौन उसे ले रहा है वो वैल्यूएशन से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो अगर कोई कार का ब्रोकरेज का काम है किसी का, ठीक है, तो वो कार बिकवा रहा है, तो उसको कार बिकवाने के पता है ना तुम्हें, बायर और सेलर दोनों कुछ अमाउंट देता है, बायर भी देता है सेलर भी देता है। तो मान लो बायर ने और सेलर ने दोनों ने 10-10 दिए, तो उसके 20 हो गए, तो वो 20 नेशनल इनकम में आएगा, कमीशन वाली इनकम में। किस इनकम में? वो तो उसकी न्यू इनकम है ना। तो बोलो, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन NI, but the commission or brokerage earned by middleman will be included in NI under the head MISC। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? याद आ रहा है? अभी रिवाइज करेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, इसके थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। लास्ट, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा, ये तो कितनी हजार बारी बता चुका। सिर्फ कौन से गुड्स आते हैं? फाइनल आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वेरी गुड, जो या तो रीसेल होते हैं या फर्दर प्रोड्यूस होते हैं। और तू बता जतिन, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं आते हैं? अभी तो बिके नहीं ना, जब बिकेंगे तब आएंगे, क्योंकि अभी बने नहीं है, पूरा प्रोडक्शन हुआ नहीं, अभी उसमें बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी बने नहीं है, जब बनेंगे तब आएंगे, और आज भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगी? इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। 5 प्रिकॉशन हो गई। एक बार फट जल्दी जल्दी से नाम बोल दो 5 प्रिकॉशन। पहला, इंक्रीज इन स्टॉक लेना है, हाउस होल्ड की सर्विसेज नहीं लेनी है, सेल्फ कंज्यूम गुड्स लेने हैं, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेने हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं लेने हैं। इन 5 बातों का ध्यान रखना है। और भी प्रिकॉशंस है। अब अगली जो प्रिकॉशंस है ना, ये तो वैल्यू एडेड मेथड में है, अब इनकम मेथड में भी है, एक्सपेंडिचर में भी है, लेकिन कुछ रिपीट भी करेंगी। अभी मैंने किसकी पढ़ाई तुम्हें? वैल्यू एडेड मेथड। अब किसकी पढ़ाऊंगा? लेकिन कुछ रिपीट भी करेगी, तो जो रिपीटेड होंगे उसे बस रीड कर लेंगे। देखो, पहला इनकम मेथड में पहला, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? पहले बता दिया है। तो आज अगर मान लो मुझे कोई गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, स्कॉलरशिप मिली, आज मुझे USA से स्कॉलरशिप मिली और मुझे स्कॉलरशिप में 10 लाख रुपए मिले पढ़ाई करने के लिए, तो ये 10 लाख रुपए मेरे पास आए तो सही ना, एक तरीके से इनकम तो है ये, लेकिन ये ट्रांसफर इनकम है। क्या इनकम है? और उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। क्या है? ट्रांसफर पेमेंट आर दोस पेमेंट which take place without getting anything in return, and it is not included in national income because no flow of goods and services is affected by such transaction। समझ गए ना? इनसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट, इससे नेशनल इनकम में बराबर एक एक चीज रीजन के साथ लिख के आना। ये एग्जाम में आएगा, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। रीजन लिखना, रीजन कि इससे फ्लो ऑफ गुड्स अफेक्ट नहीं होता। याद आ रहा है? टेस्ट में भी दिया था ये, रीजन के साथ बताना था। ठीक है, सही भी था, बहुत सारे बच्चों के पूरे 6 के 6 सही थे। ठीक है, चलो अगला, सेल्फ कंज्यूम गुड्स रिपीटेड। सेल्फ कंज्यूम गुड्स क्या आते हैं? आते नहीं आते? आते हैं। किस वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। ठीक है शगुन, मैं बोलूं सेल्फ कंज्यूम गुड्स इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रीजन? क्योंकि वो प्रोड्यूस तो हुए हैं, भले वो सेल नहीं हुए लेकिन वो और तुम्हें मैं पहले भी पढ़ाता था और अभी रिवीजन में भी बार बार बोलता हूं, नेशनल इनकम डील्स विद प्रोडक्शन नॉट विद सेल।
नेशनल इनकम का पूरा मतलब किससे? प्रोडक्शन से। सेल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़ाया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो फॉर्मूला क्या बताया? करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइस, दोनों में ये बताया ना। तो करंट ईयर आउटपुट, क्या मैंने करंट ईयर सेल बोला? क्या बोला मैंने? जीडीपी में आउटपुट लेना है, सेल से कोई लेना देना। आ गया है? ये हो गया। चलो, सेल्फ कंज्यूम गुड्स नहीं आएंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी इनकम वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि इससे भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड अफेक्ट नहीं होता। अब आपको लॉटरी लगी, ठीक है, अब मेरे को 10 लाख रुपए यूएसए वालों ने दिए पढ़ने को, तो वो नहीं आएंगे। अब मेरे को 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी, वो भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में फ्लो ऑफ गुड्स अफेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू। अगर कोई बंदा अपने फार्म पे काम कर रहा है लेकिन उसके लिए वो सैलरी नहीं उठा रहा, तो वो नेशनल इनकम में आएगा। इम्प्यूटेड सर्विसेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे क्यों सर, हाउस वाइफ की सर्विसेज तो नहीं आएगी? भैया हाउस वाइफ की सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन इसका तो है। आज सपोज करो आप अपने यहाँ पे अपनी दुकान पे खुद ही मैनेजर बन के भी काम कर रहे हो, ओनर भी हो आप और मैनेजर भी हो। अब आपने पैसे आ गए आपके पास, तो आपने एक मैनेजर रख लिया, तो आप उस मैनेजर को 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हो। तो वो 20,000 सैलरी आप खुद भी तो ले सकते थे, आप भी ले सकते थे, क्योंकि आप मैनेजर का भी काम कर रहे थे। अभी जैसे मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ और ओनर भी हूँ, तो अगर मैं सिर्फ ओनर होता तो टीचर यहाँ आता, पढ़ा के चल जाता। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, उसकी भी तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो सैलरी अलग है। और फिर जो प्रॉफिट आता है वो अलग है। अगर मुझे प्रॉपर अकाउंटिंग करनी हो, जो मुझे करनी चाहिए, तो मैं कैसे करूँ प्रॉपर अकाउंटिंग? तुम्हारी फीस में से सारे खर्चे तो मैं हटाता ही हूँ और बचे हुए अमाउंट को मैं प्रॉफिट मान लेता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। तुम आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में भी पढ़ोगे, ये तरीका गलत है बिल्कुल। करना क्या चाहिए मुझे? तुम्हारी फीस में से मुझे सारे खर्चे हटाने चाहिए, उसके बाद मेरी, मुर्तजा सर की और अब्देली सर की। अब हम तीनों जितना जितना पढ़ाते हैं उस हिसाब से, जिसके जितने सब्जेक्ट है उस हिसाब से हम तीनों को सैलरी लेनी चाहिए पहले, कि हमारा 1 घंटे का क्या वैल्यू है। वो सैलरी हमने उठा दी कि मेरी इतनी, इनकी इतनी, इनकी इतनी। फिर जो अमाउंट बच गया वो प्रॉफिट है, फिर वो हमें पूल करना चाहिए, और बीइंग ऑनर फिर वो हमें उठाना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि वो प्रॉफिट है कि नहीं है सैलरी उठाने के बाद। अगर है तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि हम हमारे रेम्यूनरेशन को तो काउंट, हालांकि इनकम टैक्स भी अलाउ करता है इसको, जो मैंने बताया ना आपको, इनकम टैक्स में अलाउड है ये कि आप अपने बिजनेस में से अपनी खुद की सैलरी उठाओ। इनकम टैक्स में उसे खर्चा भी माना गया है, पार्टनरशिप में पढ़ोगे सब आगे। तो तरीका यही सही है, तरीका यही सही है। इससे आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है। अभी तो क्या हो रहा है कि आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं लेते हो, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है। आपके पिताजी की दुकान है, अब वो दुकान में 4 लड़कों को सैलरी देते हैं, तो वो सैलरी को तो खर्चा मानते हैं, खुद की सैलरी को खर्चा नहीं मानते। वो भी तो सुबह से शाम को आ रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से दुकान के ओनर भी है और मैनेजर भी है। उन्हें क्या करना चाहिए? जो भी साल भर में सेल हुई, महीने भर में सेल हुई, सारे खर्चे काट के खुद की भी सैलरी उठानी चाहिए। फिर जो बचे उसे वो नाम देंगे प्रॉफिट। तो याद रखना, हर बिजनेस को अपना रेम्यूनरेशन भी कंसीडर करना चाहिए और उसे नेशनल इनकम में लेंगे। वो इम्प्यूटेड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ये हो गया पूरा, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। कौन से मेथड पे? तो इनकम मेथड हो गया, वैल्यूएटेड मेथड हो गया। इनकम मेथड में फिर एक बार नाम गिनती कर लो जल्दी, 5 प्रिकॉशन। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेनी, लॉटरी नहीं लेना, इम्प्यूटेड सर्विसेज लेनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ कंज्यूम गुड्स लेने, ये रिपीटेड पॉइंट था, और एक कैपिटल गेन छूट गया क्या एक? हाँ, सेल परचेज, ये वही है, सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेना है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में तो मैक्सिमम सब पुराने ही पॉइंट है। देखो, पहला ट्रांसफर पेमेंट रिपीटेड है, शेयर्स बॉन्ड ये नहीं लेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, इससे भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट नहीं होता। आज आप शेयर खरीदते हो तो क्या आपके पास कोई कॉन्क्रीट एसेट आई, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन आया? कुछ भी नहीं आया, आपको सिर्फ उस कंपनी में ओनरशिप मिली है, तो इट इज जस्ट अ पेपर क्लेम। क्या है ये? तो शेयर परचेज, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स not included in national income because these are mainly paper claims। ये सिर्फ क्या है? सुन रहे हो? अगला पॉइंट फिर रिपीटेड है, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, सेकंड हैंड हो गया, इंप्यूटेड वाला हो गया। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक ही पॉइंट नया था, कौन सा? शेयर्स और परचेज, ठीक है। हाँ, वही शेयर्स, डिबेंचर वगैरह वाला पॉइंट है ना। अब देखो, तीनों में 5-5 है, पहले में पूरे 5 नए, दूसरे में कितने नए थे? ट्रांसफर पेमेंट नया था और इम्प्यूटेड वाला नया था,
और लॉटरी वाला नया था, 3 नए थे तो 5 और 3 8, और इधर सिर्फ एक नया था 9, तो ये 15 में से कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 9। सुन लिया बराबर? इन 9 पॉइंट के ऊपर से कौन से क्वेश्चन आएंगे ये सुन लो। क्या ये नेशनल इनकम में आएगा, क्या ये नहीं आएगा, क्या ये आएगा, क्या ये नहीं आएगा, तो बराबर याद रखना है आप लोगों को। और एक बात और सुन लेना, जो नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा वाले क्वेश्चन है ना, वो 2 पैटर्न के आते हैं। मैंने टेस्ट में भी दोनों दिए थे, या तो वो एनआई में आएगा या नहीं आएगा, उसमें प्रिकॉशंस याद रखना। एक, क्या वो जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोई सी ऐसी चीज है जो नेशनल इनकम में तो आती है लेकिन जीडीपी में नहीं आती। जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये किस में आएगा? जीएनपी में। लेकिन क्या ये जीडीपी में आएगा? जीएनपी में। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि टाटा मोटर्स ने अपनी एक ब्रांच डाली यूएसए में और उससे प्रॉफिट अर्न किया 6 करोड़ रुपए का, क्या ये इंक्लूड होगा जीडीपी में? क्या ये जीएनपी में आएगा? क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? हाँ, क्योंकि नेशनल इनकम इसे बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। ये तो मत भूल जाना यार, चैप्टर का नाम है। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? एनएनपी में एनपी आ रहा है और एनपी में एनएफआई आता ही नहीं आता, डीपी में लेकिन एनपी में। तो मैं बोलूं नेशनल इनकम में प्रॉफिट जो हमने बाहर से कमाया वो आएगा? आंसर इज यस, आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रिकॉशंस पढ़ाने का मकसद क्या था कि वो क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे सको। क्या नेशनल इनकम में आएगा, क्या जीडीपी में आएगा, क्या 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। क्या नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आएगा, क्या जीडीपी में आएगा, नहीं आएगा। बढ़ू आगे बढ़ू, ये सारी प्रिकॉशंस हो गई। चलो कंसेप्ट नंबर 1 और बीच में एक डिफरेंस भी दे रखा था, हालांकि ये छोटा सा पॉइंट था तो मार्क नहीं कराया था। एक्सपोर्ट और एनएफआईए में क्या फर्क है? एक मेजर फर्क सुन लो तुम। एक्सपोर्ट में हम गुड्स लेते हैं सिर्फ, एनएफआईए में हम सर्विसेज लेते हैं, ये मेजर फर्क है। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट माइनस, सुन रहे हो ना बराबर। एनएफआईए का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा। क्या मतलब होता है? फीफा है ना, फीफा एनएफआईए का मतलब होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका होता है? गुड्स का। और ये फैक्टर इनकम है। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहां से बैठ के कोई दुबई के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ये मेरी इनकम आ रही है। यहां से बैठ के किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूं, इनकम आ रही है। यहां पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, यूएसए की कंपनी है, मेरे को सैलरी भेज रही है। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, यूएसए की कंपनी है, यहाँ मुझे सैलरी आ रही है। बहुत सारे आजकल ये बहुत चलन है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आपको यहीं बैठे बैठे भी जॉब दे दी है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में। सीए में तो अभी बहुत चल रहा है। बहुत सारे जो अभी सीए बन रहे हैं फ्रेशर्स, वो बाहर जा ही नहीं रहे, कोटा से ही काम कर रहे हैं। पैकेज थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे वहाँ जाके 9 लाख मिलते या 12 लाख मिलते, तो यहाँ 12 की जगह 9 हो जाएंगे, 9 की जगह 8 हो जाएगा। वो लोग थोड़ा कम कर देते, लेकिन उनको यही लगता है कि वहाँ जाएंगे, करेंगे, खर्चा वर्चा होगा, इससे अच्छा तो यहाँ जो मिल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इंटरनेट का कनेक्शन का बिल वो सब भी वो लोग देते हैं, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आप लोग बस डिग्री होनी चाहिए और घर पे बैठ के काम करो। मेरे तो 3-4 दोस्त अभी मतलब कोविड से वर्क फ्रॉम होम हुए थे, अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही है, बढ़िया, ठीक है। उनको मतलब ये ना कि यार काम से मतलब है, वो कहाँ बैठ के कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें काम करके दे दो। अब उनका 11 से 5 का टाइमिंग रहता है ऑफिशियल, अब वो काम उन्होंने 3 बजे भी निपटा लिया, ठीक है, फ्री। चलो, तो वो जितनी भी इनकम कमा रहे हैं बाहर की कंपनियों से, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आएगी। किस में आएगी? और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका ये गुड्स का है, तो ये गुड्स से रिलेटेड है और ये सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इट इज रिलेटेड टू गुड्स, इट इज रिलेटेड विद सर्विसेज लाइक रेंट, सैलरी, वेजेस, है ना। नेट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता है, लेकिन एनएफआईए नेशनल प्रोडक्ट में आता है। ये कितनी बार तो बता दिया। एनएफआईए किस में आएगा? नेशनल इनकम में। एनएफआईए किस में आएगा? नेशनल इनकम में, एनआई में। जबकि एक्सपोर्ट किस में आएगा? जीडीपी में। एक्सपोर्ट किस में आएगा? अच्छा एक बात सुन लो, जो जीडीपी में आएगा वो नेशनल इनकम में आएगा ही आएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में जीडीपी भी आएगा और एनएफआईए भी आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए कल मैंने तुम लोगों से पूछा था
क्या जीएनपी हमेशा जीडीपी से बड़ा होगा? क्योंकि जीएनपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी प्लस एनएफआईए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो क्या ये हमेशा बड़ा होगा? तो आप लोगों ने कहा था नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि एनएफआईए माइनस में भी। तो ये अगर 5000 है, ये अगर 100 है तो कितना आएगा? लेकिन ये अगर माइनस का 100 होता तो, और ये 0 होता तो कल यही चीज पे चर्चा हुई थी कि जीएनपी जीडीपी से बड़ा भी हो सकता है, यूजुअली बड़ा ही होता है क्योंकि एनएफआईए प्लस में आता है अगर तो, लेकिन एनएफआईए माइनस में आया तो जीएनपी छोटा भी आ सकता है और जीएनपी जीडीपी के, कल बात हुई थी ये। आगे आए, कंसेप्ट नंबर 19, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। कंसेप्ट नंबर 19 सामने देखो, इसमें मैंने आप लोगों को छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी। पहले तो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड थी। पहला था इन्वेंट्री का इंक्रीज, इन्वेंट्री का डिक्रीज, प्लान इंक्रीज, प्लान अनप्लान इंक्रीज, फिर प्लान डिक्रीज और अनप्लान डिक्रीज। ये सब मैं आपको एक ही बार में समझा देता हूँ। ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इनमें से कोई भी एक आ सकती है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री होती है, ईयर एंड पे वो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो तो वो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, बच्चों जैसी बात है। और क्लोजिंग में जो इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कम है तो वो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। वो क्या है? अब जो क्लोजिंग की इन्वेंट्री है वो ओपनिंग की इन्वेंट्री से उतना ही ज्यादा है जितना हमने सोचा था, तो वो प्लान्ड इंक्रीज है। और जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा है तो वो अनप्लान्ड इंक्रीज है। और जितना हमने सोचा था ओपनिंग की इन्वेंट्री से क्लोजिंग की इन्वेंट्री उतनी ही कम है तो वो प्लान्ड डिक्रीज है। और जितना हमने सोचा था उससे भी कम हो गई तो अनप्लान्ड डिक्रीज है। तो अगर हमारे अकॉर्डिंग हुआ है तो प्लान्ड और हमारे विपरीत हुआ है तो अनप्लान्ड। क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है तो इंक्रीज और क्लोजिंग ओपनिंग से कम है तो डिक्रीज। इसी को डेफिनेशन बना बना के लिख दिया है बस। तो आप बेसिक याद रखना कि क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बोलेंगे? सेम उसी तरीके से क्लोजिंग अगर ओपनिंग से कम है तो उसे क्या बोलेंगे? डिक्रीज। क्लोजिंग ज्यादा है तो इंक्रीज, क्लोजिंग कम है तो डिक्रीज। ये क्लियर है? बराबर सामने देखना। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज दो तरीके से हो सकता है, प्लान्ड और अनप्लान्ड। हमने सोचा था और उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज हुआ है। कई बार क्या होता है, हम लोग इन्वेंट्री को प्लान करते हैं। जैसे कई सारे मेरे दोस्त हैं वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं। आपको तो क्या लगता है क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ माल, कि हमने 5000 यूनिट मंगाई थी, 4.5 बिक गई, 500 बच गई। लेकिन बहुत सारे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक प्लान्ड होता है। प्लान्ड कैसे? उनको ये पता होता है कि 5000 बिकेगी, फिर भी वो 6000 मंगाएंगे। उन्हें दुकान खाली नहीं करनी, उन्हें दुकान में हर तरह का माल रखना है। उन्हें यह है कि भैया कोई भरोसा नहीं है, डिमांड ज़्यादा भी आ सकती है और नहीं भी आए, आगे चल के मान लो प्रोडक्शन कम हो गया तो हमारी दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करके चलते हैं। उन्हें पता होता है कि दुकान में कम से कम इतना माल तो रखना ही रखना है, भले डिमांड आए या ना आए। तो उनके लिए हमेशा इन्वेंट्री क्या होती है? प्लान्ड होती है। और जिन्होंने ज़्यादा मंगा के रखा था इस उम्मीद में कि बिक जाएगा, लेकिन बिका नहीं और बहुत सारा माल बच गया, तो वो क्या है? दोनों इंक्रीज ही है, लेकिन एक प्लान्ड है और एक, क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो भैया ये परसेप्शन दिमाग में से निकाल लेना कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आता है। बहुत सारी दुकानों में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से नहीं आता। वो ऑलरेडी इन्वेंट्री को क्या करके चलते हैं? प्लान करके चलते हैं। वो पहले से मंगा के रखते हैं कि इतना माल तो हम दुकान में रखेंगे ही रखेंगे, भले बिके या ना बिके। क्लियर बच्चों? प्लान्ड और अनप्लान्ड, इंक्रीज और डिक्रीज। बढ़ू आगे बढ़ू, ये सब टर्मिनोलॉजीज में चल रहा है। ये इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा। अब व्हाट इज प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? कंसेप्ट 19 में ही चल रहा है ये। व्हाट इज प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, जब भी आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो, क्या खरीदते हो? उसमें आप पैसे देते हो। दोस्तों इधर देख ले बेटा, जब भी आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो तो उसमें आप पैसे देते हो, ठीक है, और सामने वाला आपको क्या दे देता है? शेयर्स दे देता है, डिबेंचर दे देता है। लेकिन इससे कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट नहीं हुआ। जैसे सेम ऐसे ही लॉटरी किसी की लगी तो उसने लॉटरी का टिकट दिखाया आपको और आपको पैसे मिल गए, ठीक है, तो इसमें भी कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट नहीं हुआ।
तो दीज आर प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, दीज आर, इसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट नहीं होता, तो इसको प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें सिर्फ पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट, नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका मार्केट में कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने बताया हाउसवाइफ की सर्विसेज, क्या बताया? अगर आपके घर में आपकी मम्मी आपको सर्विसेज दे रही है तो उसका क्या नहीं हो सकता? वैल्यूएशन नहीं हो सकता, उसे नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेम ऐसे ही किसी को गार्डनिंग वगैरह करने की आदत है, किसी को पेंटिंग की आदत है, सिंगिंग की आदत है, लेकिन ये सिर्फ हॉबीज है, इसके लिए उन्हें कुछ पैसा मिल नहीं रहा, तो ये क्या है? नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे हमारी खनक रील बनाती है, तो ये क्या हुआ? नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे से मिलते हैं बेटा? तेरे को मिल रहे हैं? मिलते हैं? क्या बात कर रही है? कितने? कोलैब में मिलते हैं, मेरे को भी दे दिया कर बेटा, एक आध में भी बना दूंगा पैसिव इनकम। तो आपको अगर इसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो ये कौन सी इनकम है? ये कौन सी इनकम? अरे ये क्या है? फिर ये मार्केटेड है, फिर ये क्या है? मार्केटेड है। और कोई भी चीज आप सिर्फ अपने शौकिया तौर पे कर रहे हो, जिसके लिए आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, वो क्या है? नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है वो? नॉन मार्केटेड। तीसरे पे आओ। हाँ गणेश, मेरे को भी बता बेटा, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा। हाँ बता बता बेटा। जिम कर कौन? गणेश? गणेश तो करता ही है यार। इल्लीगल एक्टिविटीज, तीसरा। जब भी स्मगलिंग, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज किसी इकोनॉमी में होती है और इस एक्टिविटी से जो पैसा अर्न होता है वो इल्लीगल माना जाता है। ठीक है, उस पैसे को नेशनल इनकम में नहीं लेते, उस पैसे को क्योंकि उसको लेना भी चाहे तो आ ही नहीं पाता, क्योंकि ये अनअकाउंटेड मनी है, इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, इल्लीगल है ना ये, तो इसके बारे में वैसे ही पता नहीं चल पाता। ठीक है, अब ब्लैक मनी कितनी है हमारे देश में, इसका सिर्फ एक एस्टिमेट ही है, कहाँ है, किसके पास है, कितना है, पता होता तो पकड़ ही लेते उसे। तो ये सब इनकम को हम जीडीपी में काउंट, मतलब अगर मान लो अगर हम ब्लैक मनी को भी जीडीपी में काउंट करते, ठीक है, अब जैसे मान लो ये पूछते कि भैया, किसी नेता से पूछते, किसी पुलिस वाले से पूछते, किसी इससे पूछते कि भैया कितनी इनकम है, वो बोलेगा मैंने इतनी सैलरी। अब करप्शन वाली वो जो चाय की दुकान पे से लिए वो, ठीक है, तो वो तो बहुत है, फिर वो भी ले लेते अगर नेशनल इनकम में, तो हमारा जीडीपी तो नंबर 1 होता। ठीक है, तो अगर वाइट मनी के साथ साथ ब्लैक मनी की भी अकाउंटिंग होने लग जाए तो कितना जीडीपी आएगा हमारा। तो इल्लीगल मनी जीडीपी में नहीं आता। ठीक है, उससे जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? अच्छा, इंडिया ना तो ब्लैक इकोनॉमी है ना पूरी तरीके से वाइट इकोनॉमी है। इंडिया इज अ पैरेलल इकोनॉमी, यहाँ पे ब्लैक मनी भी है, वाइट मनी भी है। अब जो ब्लैक मनी है वही वाइट मनी को सराउंड करके चलता है हमारे देश में। ब्लैक मनी को पूरी तरीके से हटा भी नहीं सकते, अगर ब्लैक मनी पूरी तरीके से हट गया तो पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि लोग ईमानदारी से टैक्सेस नहीं भरते। अब वो टैक्सेस नहीं भरते तो वो पैसा जो होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में दौड़ता रहता है इधर से उधर। अब वो पैसा इधर से उधर रोटेट होता है तो सब छोटे छोटे बिजनेसेस को मिलता रहता है कुछ ना कुछ। अब वो पूरा पैसा अगर हटा दिया तो इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी हमारी, ये प्रूवन फैक्ट है। सरकार भी कुछ जगहों पे आंख बंद कर लेती है, बड़े बड़े छापे मारती है, लेकिन यहाँ छोटी मोटी दुकानों पे भी सबको पता है कि किसकी क्या इनकम है, देख के पता चल जाता है। लेकिन सरकार हर जगह पे बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती है, क्योंकि सरकार को भी बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि इंडिया इज अ पैरेलल इकोनॉमी। यहाँ थोड़ा बहुत व्हाइट मनी के साथ ब्लैक मनी चलता है, आटे में नमक चलता है, उतना आटे में नमक हो तो सरकार भी चलाती है, नमक में ही आटा हो तो फिर सरकार नहीं चलाती है। ठीक है, हाँ, फिर छापे पड़ते हैं और पढ़ने भी चाहिए। हो गया ये? चलो, पहले मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में, सुनो इधर, इन्वेंट्री के बारे में। किसके बारे में? इन्वेंट्री के बारे में। फिर मैंने किसके बारे में बताया आप लोगों को? नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। फिर प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इलीगल मनी और ब्लैक मनी। और अब चौथी, पांचवी और आखिरी चीज, लेजर टाइम। क्या?
ये सब कंसेप्ट नंबर 19 में चल रहा है। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्या क्या बताई इसमें? पहले इन्वेंट्री के बारे में बताया, प्लान अनप्लान वगैरह, फिर प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इलीगल मनी, ब्लैक मनी, और फिर अब पढ़ाऊंगा पांचवा और आखिरी लेजर टाइम। प्लीज ध्यान से देख लो, टाइम हो गया है, प्लीज ध्यान से देख लो। एक कंसेप्ट और है अभी, यहां देखो लेजर टाइम, सामने सामने। जब भी लेजर टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम, रिलैक्सेशन वाला टाइम। जब भी आप इकोनॉमी में ज्यादा काम करते हो तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो काम करना थोड़ा कम कर देता है और आराम करना थोड़ा ज़्यादा कर देता है, ठीक है। और इसका कारण एज नहीं होता, एज की वजह से तो ये होता ही है, एज तो एक फैक्टर है ही, लेकिन यहाँ एज की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लो कोई 30s में ही है, 40s में ही है, अब वो पहले उसकी आदत थी खूब 12-12 घंटे काम करने की, लेकिन अब वो 10-12 घंटे काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छा इनफ रिसोर्सेज है, पैसा है, तो क्या कर रहा है 7 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे आराम को ज़्यादा दे रहा है। आराम पहले भी कर रहा था वो, लेकिन अब 5 घंटे ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है वो, तो ये उसका लेजर टाइम है। तो कुछ जानकारों ने ये कहा कि इंसान अपने लेजर टाइम में जिस समय में वो आराम करता है उस समय में वो जो अमाउंट बना पाता, जितना माल प्रोड्यूस कर पाता, क्या वो जीडीपी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो अपने लेजर टाइम में कितना अर्न करता ये हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ वो अपने लेजर टाइम में जो एक्टिविटीज कंज्यूम करता है वो नेशनल इनकम में आती है। जैसे मैं, अगर मेरा फ्री टाइम है तो मैं उसमें कोई मैच देखने चला गया, ठीक है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने चला गया, थिएटर में मूवी देखने चला गया, तो वहां पे मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं वो सब नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि वो उसकी तो इनकम है ना, मेरे लिए लेजर टाइम है, ठीक है। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच था उसमें 1,31,000 लोग देखने आए सिडनी में, मेलबर्न में या सिडनी में पता नहीं, हाईएस्ट आज तक का रिकॉर्ड रहा वो, कि आज तक टेस्ट मैच देखने कभी कोई इतने लोग नहीं आए हैं टेस्ट मैच देखने, ठीक है। वो मैच ही ऐसा था, 1,31,000 लोग मैच देखने आए, टेस्ट मैच देखने, वनडे में नहीं आते। और इंडिया में 1.4 इतने, हमारी आज़ादी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, इंडिया में भी टेस्ट मैच में इतनी भीड़ नहीं आती कभी। और वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है उसकी। खैर, तो इट शोज कि लोग 5 दिन का टेस्ट मैच देखने जा रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे भी लोग अब पैसा खर्च करने लगे हैं। तो लोग अब चाहते हैं कि वो अपने लेजर टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में स्पेंड करें। किसको? अपने लेजर टाइम। तो वो अपना लेजर टाइम जहां पे भी स्पेंड कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि वो उनके लिए तो इनकम है, उनकी नेशनल इनकम है, उनकी तरफ से वो इनकम है। आपके लिए वो रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन उनके लिए वो इनकम है। ये मैंने लेजर में पढ़ा रखा है। अब एक लास्ट चीज, हाँ बेटा, बस हो गया, कंसेप्ट नंबर 20, और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या? सामने देखो, इस कंसेप्ट में मैंने बताया था कि अगर आपका जीडीपी ज्यादा है तो क्या हम ये मान लें कि देश में वेलफेयर भी उतना ही हो रहा होगा? क्या जीडीपी वेलफेयर का अच्छा मेजर है? जैसे इंडिया का जीडीपी दुनिया में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तो क्या अगर हमारा जीडीपी 5th नंबर पे है तो लोगों का वेलफेयर भी अच्छा है? वेलफेयर में भी हम 5th नंबर पे हैं, सब लोग खुश है हमारे यहाँ, सबकी इनकम ज्यादा है, क्राइम नहीं है, ठीक है। सब कुछ ही है, ठीक है। तो भैया जीडीपी का वेलफेयर से कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। क्यों नहीं है? 5 रीजन देता हूं। पहला रीजन, यूनिफॉर्म, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। जीडीपी में इनइक्वालिटी है। क्या है? अगर हम मोटा देखें तो हमारा 80% जीडीपी 20% लोगों से आ जाता है। क्या बोला मैंने? मतलब वो 20% जो कॉर्पोरेट हाउस है, 20 लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, 20% की बात कर रहा हूं। जो 20% क्रीम लेयर है, ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, दूसरे स्पोर्ट पर्सन है, एथलीट,
ये सब, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मतलब कॉर्पोरेट के अलावा भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं प्राइवेट सेक्टर में, इन सब का 20% है। ये 20% को हटा लो, हमारा 80% जीडीपी डाउन है। तो हमारे 80% लोग कितना कमा रहे हैं? 20%। और 20% लोग कितना कमा रहे हैं? 80%। ये फैक्ट है, ये कड़वा सच है लेकिन है ये। तो हमारे जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। रिच इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर। कल कहा था ना मैंने तुम्हें, ट्रिकल डाउन अप्रोच से हम काम कर रहे हैं बरसों से, और वो ट्रिकल डाउन अप्रोच इतनी कारगर अभी तक साबित, मैंने तुम्हें इंडियन इको में भी ये बात कितनी बार बोली है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? इनइक्वालिटी, कि रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग। जब हम इस खाई को भर देंगे ना तो सारी मुसीबतों के हल अपने आप निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी खाई है हमारे देश की कि रिच और रिचर हो रहा है, पुअर और पुअर हो रहा है। ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। आज़ादी के वक्त भी था ये गैप, और उसके बाद से भी इतनी सरकारें आई, इतना काम हुआ, लेकिन ये गैप और बढ़ता चला गया। कम होने की बजाय ये गैप और बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म नहीं है हमारे देश का जीडीपी, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण, नॉन मार्केट गुड्स नहीं लेते हम लोग जीडीपी निकालते वक्त नॉन मार्केट गुड्स नहीं लेते, जबकि उससे वेलफेयर तो होता है। जैसे सुनो, अगर मैं कोई फ्री की क्लासेस चला रहा हूँ, बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन मार्केट है, लेकिन उससे बच्चों का वेलफेयर तो हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नेशनल इनकम में नहीं आती बट इट लीड्स टू वेलफेयर, लेकिन उससे वेलफेयर तो होता है। तीसरा, सामने देखो, एक्सटर्नलिटीज। तीसरा क्या है? जीडीपी में हम लोग उससे होने वाले एक्सटर्नलिटीज को कंसीडर नहीं करते। जैसे आज आप सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है तो वो जीडीपी में आएगा, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग से, उसके कंजम्पशन से जो लोगों को हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं वो नेशनल इनकम में। स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है वो नेशनल इनकम में आएगा, लेकिन उस स्टील से जो गंदा डस्ट निकल कर आ रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, वो नेशनल इनकम में। बहुत सारी गंदगी स्टील से फैलती है। स्टील का डस्ट ऐसा है कि जो सीधा पानी के अंदर जाता है, और आपकी जितनी भी ये गंगा यमुना जितनी भी नदियां हैं, ये सब आधे से ज़्यादा तो स्टील ने खराब कर रखी है। और हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील के। जितना स्टील यहाँ बनता है उतना कहीं नहीं बनता, ठीक है। टाटा तो शायद कुछ समय पहले तो वर्ल्ड में भी नंबर 1 कंपनी थी, ठीक है। इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड में भी नंबर 1 थी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टाटा। तो ये इतना हम लोग ये बना रहे हैं गंद और फैला भी रहे हैं, तो ये जीडीपी में तो आ रहा है लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं आ रहे। तो एक्सटर्नलिटीज मींस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जीडीपी, मतलब कुछ चीजें बनाने से उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन हम उन नुकसान को कंसीडर, हम सिर्फ उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स ले लेते हैं। चौथा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को नहीं लेते। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने तुम्हें फ्री पढ़ाया तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, उसे तो हमने कंसीडर किया ही नहीं, जबकि वो भी करना चाहिए। और लास्ट, कंपोजिशन। जीडीपी में सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ली जाती है, उसके अंदर की चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे आप, अमेरिका है, वो तो वेपन्स बना रहा है, तो अगर वेपन्स बनाकर, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इस तरह की चीजें बनाकर आप नंबर 1 हो भी गए तो क्या मतलब है? उससे लोगों का थोड़ी वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जो ये चाहता है वॉर चलती रहनी चाहिए। अमेरिका कभी कोई पीस रिजोल्यूशन करेगा ही नहीं, चाहेगा ही नहीं वो, भले सामने से कुछ बोल दे, पीछे से तो उसके मन में यही है कि लोग लड़ते रहे, मरते रहे और हमारा हथियार बिकता रहे, ठीक है। अगर आप थोड़ी हिस्ट्री वगैरह पे जाओगे ना तो ISIS को जन्म देने वाला ही अमेरिका है। अगर आप इन चीज़ों के अंदर थोड़ा डिटेलिंग पढ़ोगे, कभी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज, इनके यहाँ पे जब 26/11 हुआ ना, 9/11 सॉरी, ठीक है, तो इनको पता चला कि क्या होता है दर्द, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 9/11 किया था ना, उनको सांप बनाने वाले ही ये थे, ठीक है। वो बाद में इनको ही ढसा इन्होंने। तो इनकी हिस्ट्री पढ़ना तुम कभी, बड़ी गंदी हिस्ट्री है इनकी। अमेरिका सबसे गंदा देश है इन मामलों में, खुद ही लड़ाई करवाता है, ठीक है, और खुद ही अपने हथियार बेचता है। खैर, तो अब ऐसे हथियार को लेकर, इन चीज़ों को लेकर अगर आपका जीडीपी बढ़ भी गया, बात मत करो, तो क्या फर्क पड़ा? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जीडीपी की जगह हमें मेजर करना चाहिए ग्रीन जीडीपी। ऐसी चीजें लो जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो, और जिसका ग्रीन जीडीपी ज्यादा हो उसे नंबर 1 मानो। तो कंपोजिशन भी बहुत मैटर करता है। कंपोजिशन मतलब कि व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, वॉर गुड्स और सिविल गुड्स,
कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो 5 चीजों की वजह से जीडीपी वेलफेयर का अच्छा मेजर नहीं है। यूनिफॉर्मिटी की वजह से, नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लेता, एक्सटर्नलिटीज की वजह से, एक क्या रह गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की वजह से, और लास्ट कंपोजिशन की वजह से। ये 5 चीजों की वजह से जीडीपी एक वेलफेयर का अच्छा मेजर। ये आपका थ्योरी का रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।